हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होप द राइजिंग वेव। तो आज का हमारे पास टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जनरली हमारे पास इस टॉपिक में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, स्पेशली जब हमें ये स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी पड़ती है। तो आज का हमारे पास टॉपिक जो है वो है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आज का टॉपिक क्या हमारे पास है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। आखिर ये स्टेटमेंट क्या होती है, कब हम प्रिपेयर करते हैं, किस सिचुएशन में हम प्रिपेयर करते हैं, इसके मैन आइडियाज क्या है, मैन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, मैन फीचर्स क्या है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो हमने यहां पर क्या डिस्कस करना है? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। देखो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी हमारे पास कैश ट्रांजैक्शंस होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होती है, हमें पता है वो कैश ट्रांजैक्शन वो रिकॉर्ड करता है कैश बुक में। किसमें? कैश बुक में। उस कैश बुक की अगर हम बात करते हैं, उस कैश बुक में हम कैश इन हैंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं और कैश इन बैंक ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है उसमें जितनी भी कैश इन हैंड ट्रांजैक्शन होती है, मीन जिसमें कैश रिसीट और कैश पेमेंट वाया हैंड होता है, वो सारी ट्रांजैक्शन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश बुक में कैश कॉलम में रिकॉर्ड करता है। ये हमारे पास है कैश बुक, ठीक है। ये है इसका डेबिट साइड, ये है क्रेडिट साइड, इसको कहते हैं रिसीट साइड, इसको कहते हैं पेमेंट साइड। इसमें जितनी भी कैश ट्रांजैक्शन होगी, अगर कैश रिसीट होगा तो कैश कॉलम में रिसीट साइड मीन डेबिट साइड हम लिखेंगे, कैश पेमेंट होगा तो कैश कॉलम में लिखेंगे। ये कैश कॉलम्स दोनों जो हमारे पास होते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है कैश अकाउंट। इसलिए हम कैश अकाउंट सेपरेट मेंटेन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन वाया बैंक करती है। उन ट्रांजैक्शन को हम क्या कहते हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। क्या कहते हैं? बैंकिंग ट्रांजैक्शन। मींस हम कैश ट्रांजैक्शन ही कर रहे हैं, लेकिन बैंक को एज अ मीडिएटर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारे पास बैंक जो है हमें बहुत सारी सर्विस, हमें मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। अब ये बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड क्या क्या करता है? हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपना कैश जो है कैश डिपॉजिट कर सकती है, या हमारे पास चेक जो है, चेक किसी कस्टमर ने दिया वो भी डिपॉजिट कर सकता है। किस चीज के लिए? कलेक्शन के लिए, वाया बैंक। उसको उसके पास, कस्टमर के पास जाने की जरूरत नहीं है, कस्टमर डायरेक्ट भी वहां पर डिपॉजिट कर सकता है। या जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपना कैश जो है वो डिपॉजिट करना होगा बैंक से, ताकि वो बैंक से कुछ फैसिलिटीज, कुछ हमारे पास सर्विसेज लेगा। इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, इसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास है, वो वहां से पैसा भी विदड्रॉ कर सकता है। या हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारी पेमेंट्स जो है वो किसके थ्रू प्रोवाइड कर सकता है? बैंक के थ्रू। समझ आ रही मेरी बात? या बहुत सारे हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो चेक इशू कर सकता है, किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शंस वाया बैंक करता है। ये जितनी भी हमारे पास बैंक ट्रांजैक्शन होती है, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश बुक में कहां पर लिखता है? बैंक कॉलम में। अगर उसने अमाउंट डिपॉजिट किया, मींस अमाउंट रिसीव किया बैंक में, देखो कैश रिसीव किया हैंड में, तो रिसीट साइड लिखा जाएगा कैश कॉलम में। कैश पे किया वाया हैंड, तो वो कैश कॉलम में लिखा जाएगा पेमेंट साइड में, मींस क्रेडिट साइड में। अब हमने कैश डिपॉजिट किया, मींस हमने कैश पे किया इनटू द बैंक। मैन कैश डिपॉजिट करने का मतलब क्या है? हमने कैश, अगर ऐसा भी कभी हो सकता है स्टेटमेंट में लिखा गया होगा कैश पेड इनटू द बैंक। पेड इनटू द बैंक का मतलब होता है डिपॉजिट।
हमने जब कैश डिपॉजिट किया बैंक में या किसी ने हमारे पर्सपेक्टिव से कोई चेक दिया, ठीक है कि नहीं, हमने वो चेक डिपॉजिट किया फॉर कलेक्शन इनटू द बैंक। इसका मतलब जब हमने डिपॉजिट किया बैंक में, मींस हमने बैंक में रिसीव किया हमारे बैंक अकाउंट में। मैं अभी वो बताऊंगा, वो इस केस में जब मैं पासबुक आपको डिस्कस करूंगा पासबुक क्या होता है। मींस हमने रिसीव किया इनटू बैंक, तो हम हमारे पर्सपेक्टिव से हम कहां पर लिखेंगे, बैंक कॉलम में ऑन डेबिट साइड या रिसीट साइड। अगर हमने चेक इशू किया, हमने कैश पे किया वाया बैंक, हम उस ट्रांजैक्शन को कहां पर लिखेंगे, बैंक कॉलम में ऑन क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड, अपनी कैश बुक में। इसका मतलब यह है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी कैश ट्रांजैक्शंस होती है वाया हैंड या जो हमारे पास बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती है, वो सारी ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड करता है, कैश बुक में। इसका मतलब यह है कि कैश बुक को कौन मेंटेन करता है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किस चीज के लिए, ताकि उसको रिकॉर्ड मिले या जो है रिकॉर्ड प्रोवाइड करे या जो रिकॉर्ड रखे किस चीज का, कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन का, जितना भी वो ट्रांजैक्शन ये इस किस्म की करेगा। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन जो है वो सारी ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में लिखता है। अब हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जब समझना होगा तो हमारा मेन फोकस किस पे होगा, बैंक ट्रांजैक्शंस पे। हम कैश ट्रांजैक्शन भी साथ साथ में चलाएंगे, लेकिन सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू जो कैश ट्रांजैक्शन होती है उन पे हम फोकस करेंगे। अब देखो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने तो अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कहां पर लिखी, बैंक कॉलम इन कैश बुक। लेकिन अब बैंक तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको तो अपना रिकॉर्ड रखना है। अब क्या काम करता है कि हमारे पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट सर्विस बैंक क्या प्रोवाइड करता है, वो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को बताता है आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है, एक अकाउंट ओपन करना है बैंक के साथ। वो जो हमारे पास अकाउंट क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट जो होता है वो होता है करंट अकाउंट। देखो अकाउंट बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं, डिपॉजिटर अकाउंट हो सकता है, सेविंग अकाउंट हो सकता है, लेकिन करंट अकाउंट जो है वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही हमारे पास ओपन करती है, जिसमें उसको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, वो ओवरड्राफ्ट या ट्रांजेक्शन जो है बहुत सारी वो कर सकता है, वो फैसिलिटी बाकी अकाउंट्स में नहीं मिलती है। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन करंट अकाउंट अपना ओपन करेगा। ठीक है, वो करंट अकाउंट जो है हमारे पास जो बैंक है, जितनी भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने की, जिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में लिखी, क्योंकि वो कैश बुक उसके पास एक रिकॉर्ड है, एक लेजर है, एक जर्नल है। ठीक है कि नहीं, वहां से वो ये बता सकता है, वहां से वो इन्फर कर सकता है कि मेरे पास कैश इन हैंड कितना है, मेरे पास बैंक में कितना बैलेंस है। ठीक है, लेकिन अब मसला यहां पर यह है कि हमारे पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जिसने करंट अकाउंट जो है या जो जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है कर रहा है किसी पर्टिकुलर बैंक से, वो बैंक भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड तो करेगा। इसलिए वो क्या करता है, वो अपनी एक लेजर बुक बनाता है। कौन, बैंक। उसमें हमारे पास एक बुक का पार्ट होता है, एक बुक होती है पासबुक। इसका मतलब यह है कि पासबुक एक पार्ट होता है लेजर बुक का बैंक्स, ये माइंड में रखना है। ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश बुक में, वही ट्रांजैक्शन, सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन, क्योंकि हमारे पास बैंक जो है कैश इन हैंड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा, सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। तो वो भी इसी तरीके से हमारे पास एक अकाउंट क्रिएट करता है, एक कैश बुक क्रिएट करता है, जिसको हम कहते हैं पासबुक। क्या कहते हैं, पासबुक। ये पासबुक कुछ भी नहीं होता है, ये पासबुक होता है जो हमारे पास अकाउंट होल्डर होता है ना, अकाउंट होल्डर इस केस में सपोज हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका अकाउंट होल्डर का करंट अकाउंट जो होता है वही पासबुक होती है। इस पासबुक में हमारे पास एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। डेबिट साइड हमारे पास, देखो कैश बुक में हमारे पास जितनी भी रिसीट होंगी, जितनी भी रिसीट वाया बैंक होंगी, वो हम रिसीट साइड मीन डेबिट साइड लिखेंगे। समझ आ रही मेरी बात। यहां पर अब आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद माइंड में रखना है, जो मैं अभी बताने जा रहा हूं। कैश बुक जितनी भी रिसीट करेगा वाया बैंक, कब रिसीट करेगा, जब डिपॉजिट करेगा कैश, जब चेक डिपॉजिट करेगा। ठीक है कि नहीं, जब बैंक जो हमारे पास है वो कुछ डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा किसी कस्टमर के थ्रू, जितनी भी रिसीट रिकॉर्ड करेगा वो डेबिट साइड करेगा इन बैंक कॉलम। जितनी भी पेमेंट रिकॉर्ड करेगा वो करेगा बैंक कॉलम में ऑन क्रेडिट साइड।
लेकिन बैंक जो हमारे पास है वो दूसरी पार्टी है। बैंक क्या काम करता है? बैंक के अकॉर्डिंग हमारे पास जितनी भी रिसीट्स होती हैं, जितनी भी रसीट होती हैं, वो क्रेडिट साइड लिखेगा। किस साइड लिखेगा? जितनी भी रिसीट की, किससे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। मैं आपको बताता हूं, हमारे पास ये बैंक है, ये है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास जब भी रिसीट करेगा, ये मैं आर लिख रहा हूं, रिसीट पेमेंट, जब भी रिसीट करेगा वो कहां पर लिखेगा? डेबिट साइड में। और कहां पर लिखेगा? उस बैंक कॉलम में, बैंक कॉलम में। जब भी वो पेमेंट करेगा वो कहां पर लिखेगा? क्रेडिट साइड। कहां पर लिखेगा? क्रेडिट साइड। कहां पर लिखेगा? लेकिन बैंक कॉलम में। ठीक है। लेकिन बैंक बीइंग द अदर पार्टी, अब यहां पर सिर्फ पर्सपेक्टिव का कमाल है। पर पर्सपेक्टिव जो है, माइंड में आप किस पर्सपेक्टिव से चीज को देख रहे हैं वो मैटर कर रहा है। बैंक जो है यही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए एक स्टेटमेंट बनाता है, एक बुक बनाता है जिसको कहते हैं पासबुक। वो पासबुक कुछ नहीं होता है, एक अकाउंट होता है। क्या होता है? अब अगर ये अकाउंट है तो ये हमारे पास इस पे एक डेबिट साइड होगी, एक क्रेडिट साइड होगी। अब बैंक काम क्या करता है कि जितनी भी उसमें रिसीट आ जाएगी, जैसे डिपॉजिट किया, बैंक में जितना भी रिसीट हुआ वो क्रेडिट साइड लिखेगा। आपको समझ आ रहा है? देखो यहां पर रिसीट क्या है? डेबिट साइड। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रिसीट होगी वो डेबिट साइड लिखेंगे, लेकिन बैंक जो हमारे पास है वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखेगा। जितनी भी रिसीट आएगी वो कहां पर लिखेगा? क्रेडिट साइड। और जितना भी पेमेंट आ जाएगा वो कहां पर लिखेगा? डेबिट साइड। अब ये रिसीट क्यों क्रेडिट साइड लिख रहा है? क्यों? एक यहां पर इंपॉर्टेंट रीजन है, वो अगर आप माइंड में रखेंगे। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जब अपना पैसा या चेक जो है डिपॉजिट किया, उसने रिसीट साइड लिखा, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में अमाउंट जो है वो रिसीव हुआ, रिसीवर बन गया, इसलिए डेबिट किया। लेकिन जब बैंक ने इतना अमाउंट रिसीव किया, किससे? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से। वो तो हमारे पास जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अमाउंट बैंक में डिपॉजिट हुआ, अब बैंक की एसेट है कि लायबिलिटी है? इसकी वजह से बैंक की लायबिलिटी इंक्रीज हुई, इसलिए वो क्रेडिट साइड लिख रहा है। समझ आ रही मेरी बात? सिर्फ पर्सपेक्टिव का यहां पर कमाल है, जो आपने सोचना, किस तरीके से आप सोच रहे हैं। इसका मतलब क्या है? हमारे पास यह है बैंक, यह है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे पास जो अकाउंट्स हैं, एक है कैश बुक में जो हमारे पास बैंक अकाउंट है, दूसरा है पासबुक में जो हमारे पास अकाउंट बन रहा है। बैंक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिसीट होगा, यहां बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास रिसीट होगा, क्या होगा? रिसीट होगा, वो कहां पर लिखना है? डेबिट साइड। और बैंक के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पेमेंट होगा, क्या होगा? पेमेंट होगा, वो हमारे पास क्या होगा? वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। आपको समझ आ रही मेरी बात? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो रिसीट होगा, जो वो डिपॉजिट करेगा, वो कहां लिखेगा? डेबिट साइड। लेकिन वही चीज अगर बैंक ने डेबिट साइड लिखनी होगी, वो पेमेंट्स होंगी। इसी तरह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब पे करेगा, क्या करेगा? पेमेंट करेगा, मींस वो क्रेडिट साइड जो लिखेगा। बैंक वही चीज पेमेंट जो है, पेमेंट इनटू द बैंक जो है, वो क्रेडिट साइड लिखेगा। ठीक है? मतलब यह है कि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है कैश बुक में लिख रही है, अपने बैंक कॉलम्स में रिकॉर्ड कर रही है, जब वो रिसीट कर रही है तो बैंक कॉलम में वो रिसीट साइड मीन डेबिट साइड लिख रही है। जब वो पेमेंट कर रही है अपने कस्टमर को या वटेवर जो भी हमारे पास है, ठीक है, तो वो चीजें, वो कैश हमारे पास है जो बैंक में लिखेगा, वो क्रेडिट साइड लिखेगा। वही अगर हम देखेंगे जस्ट अपोजिट, बैंक के पर्सपेक्टिव से वो कहां पर लिखेगा? जो कैश बुक में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीट साइड लिखा, मींस डेबिट साइड लिखा, वही चीजें हमारे पास बिजनेस जो है क्रेडिट साइड लिखेगा। मींस कि जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीट है, वही हमारे पास बैंक के लिए, मतलब जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीट्स हैं, वही चीजें बैंक जो है अपने पर्सपेक्टिव से एज अ पेमेंट लिखेगा। लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे पास पेमेंट लिखेगा, वही हमारे पास बैंक ऑर्गेनाइजेशन या बैंक जो हमारे पास है, वो किस साइड लिखेगा? वो लिखेगा हमारे पास डेबिट साइड। यह है डिफरेंस दो चीजों का। दो चीजें हमारे पास है या दो पार्टीज हमारे पास है, वो सेम ट्रांजैक्शन को दो डिफरेंट तरीके से लिखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल कि किस तरीके से ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे ना मैं आपको बता दूंगा क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। सबसे पहली चीज हमारे पास एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता दूंगा। हमने यहां से क्या सीखा, हमने ये बताया कि हमारे पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो कि कैश ट्रांजैक्शन है, जो कि कैश ट्रांजैक्शन है बट वाया बैंक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है कहां पर लिखेगा, कैश बुक में। ठीक है, बैंक बीइंग द अदर पार्टी, बैंक हमारे पास जो दूसरी पार्टी है जिसके थ्रू ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहा है, वो यही बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है, जो यही बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसको हम बैंकिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, यही ट्रांजैक्शन पासबुक में लिखेगा। लेकिन मसला यहां पर यह है कि अगर पासबुक है, पासबुक में वो लिख रहा है, पासबुक का मतलब क्या है, पासबुक हमारे पास सिंपल भाषा में क्या है, पासबुक हमारे पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसका करंट अकाउंट बैंक में जो होता है वो इसका ये पासबुक रिप्रेजेंट करता है। तो पासबुक हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है, क्या होती है, स्टेटमेंट होती है जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, अकाउंट्स होल्डर अकाउंट। मींस कि हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक अकाउंट ओपन किया है बैंक में, वो जो हमारे पास उसके रिलेटेड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड जो भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन होगी वो एक पर्टिकुलर अकाउंट में, वो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में लिखी जाएंगी। उस स्टेटमेंट को, उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, पासबुक। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि जो हमारे पास पासबुक है, जो हमारे पास पासबुक है वो क्या है, पासबुक हमारे पास क्या है, इज एन अकाउंट्स होल्डर अकाउंट। क्या हमारे पास पासबुक अकाउंट है, हाँ ये हमारे पास अकाउंट है। ठीक है, ये किसका अकाउंट है, ये हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है, ये हमारे पास करंट अकाउंट है। क्या पासबुक मेंटेन करता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्या हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पासबुक मेंटेन करता है, नहीं। इसको कौन मेंटेन करता है, इसको बैंक मेंटेन करता है। इसमें कौन सी ट्रांजैक्शन लिखी जाती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, वो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाया बैंक करता है। वो ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या हो सकती है, रिसीट भी हो सकती है, वो हमारे पास पेमेंट्स भी हो सकती है। ठीक है, रिसीट हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिसीट क्या होगा, वही हमारे पास चीज जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंक के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पेमेंट होगा वही हमारे पास बैंक ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिसीट होगा। ठीक है, समझ आ रही मेरी बात। अगर हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, अगर हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं कहां पर, बैंक में, जब हम डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में तो हमारे पास बैंक बैलेंस जो हमारे पास होगा वो इंक्रीज होगा। मींस हमारे पास हमारी पर्सपेक्टिव से वो रिसीट होगा इनटू बैंक हमारे अकाउंट में, तो हम उसको रिसीट साइड लिखेंगे अपनी कैश बुक में। मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, कहां पर, बैंक में, बैंक कॉलम में। अगर हम पे कर रहे हैं, मींस कि हम एक्सपोज कैश इशू कर रहे हैं, हम विड्रॉल कर रहे हैं, मींस हम पेमेंट कर रहे हैं, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा, वो हम पेमेंट साइड बैंक कॉलम में लिखेंगे। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो बैंक कॉलम है कैश बुक में, जो दोनों साइड हमारे पास बैंक कॉलम है कैश बुक में, वही रिफ्लेक्शन जो है उसका ही करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, उसका ही करस्पॉन्डिंग पार्ट बैंक अपनी स्टेटमेंट में लिखता है, जिसको हम पासबुक कहते हैं। इसका मतलब पासबुक कुछ भी नहीं है, पासबुक वही चीजें रिफ्लेक्ट करता है जो हम बैंक कॉलम में लिखते हैं कैश बुक में। लेकिन अब मसला यह है कि हमारे पास पार्टीज दो होती हैं। हमारे पास पार्टीज कितनी होती हैं, हमारे पास दो पार्टी हैं, पार्टी ए है, पार्टी बी है। पार्टी ए सपोज हमारे पास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पार्टी बी हमारे पास क्या है, बैंक है। पार्टी बी ए हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो भी रिकॉर्ड करेगा वो अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। किसमें करेगा, कैश बुक में। बैंक जो हमारे पास है वही सेम ट्रांजैक्शन कहां पर रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में। किस पे रिकॉर्ड करेगा, पासबुक में। ये आपको माइंड में रखना है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि किस तरीके से मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमारे पास बैंक जो है, फिर मैं रीजन बता दूंगा कि क्यों हमारे पास बैंक जो है वही चीजें डिफरेंट वे में लिखता है। ऑब्वियसली है ना, देखो हमारे पास जो है एक सिंपल एग्जांपल दे दूंगा। ये है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये है हमारे पास सप्लायर। सिंपल, जैसे अभी तक हमने जो भी ट्रांजैक्शन पढ़ी है, अभी तक जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है, ये मेरे पास है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये है मेरे पास सप्लायर। सपोज अभी बैंक को साइड में रखेंगे। जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है इस सप्लायर के पास जाएगा, करेगा कैश परचेज। क्या करेगा, कैश परचेज। जब ये कैश परचेज करेगा, इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या है, ये परचेज है ना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को जब आप रिकॉर्ड करना होगा अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में, वो रिकॉर्ड करेगा एज अ कैश परचेज, जिसमें उसका कैश अकाउंट और परचेज अकाउंट मींस एक्सपेंसेस अकाउंट इफेक्ट होगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, सप्लायर के अकॉर्डिंग क्या है, परचेज है, नहीं, वही परचेज सप्लायर के अकॉर्डिंग क्या है, सेल। तो उसी चीज को, सेम ट्रांजैक्शन को ये अलग तरीके से लिख रहा है, ये अलग तरीके से लिख रहा है। इसका मतलब यह है कि यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि जितना परचेज किया किसने, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने, उतना अमाउंट जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, जो हमारे पास सेल हुआ सप्लायर के पर्सपेक्टिव से।
मतलब सिर्फ डिफरेंस तो यही है ना, एक के हिसाब से परचेज है, एक के पास हिसाब से सेल है, लेकिन अमाउंट तो इक्वल इन्वॉल्व हुआ, चाहे मैं परचेज कहूंगा बिजनेस पर्सपेक्टिव से, चाहे मैं हमारे पास सप्लायर के अकॉर्डिंग कहूंगा क्या, सेल। लेकिन दोनों का अमाउंट क्या होना चाहिए, बराबर। दोनों के अकाउंट जो है इक्वली इफेक्ट होने चाहिए। मतलब जितना एक्सपेंस अकाउंट में, जितना परचेज अकाउंट में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा, उतना ही ये सेल्स अकाउंट में लिखना चाहिए, कि ज्यादा कम होगा, ऐसा नहीं होगा। यही चीज हम यहां पर भी सीखेंगे। हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसने क्या काम किया, उसने क्या काम किया, उसने काम किया, उसने कुछ अमाउंट मींस ए कैश डिपॉजिट किया। क्या किया, डिपॉजिट किया। या हम ऐसा कह सकते हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चेक कहीं से रिसीव किया, वो डिपॉजिट किया। ये दोनों चीजें डिपॉजिट के रिलेटेड एग्जांपल है। अमाउंट, कुछ अमाउंट या कैश डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया, किस चीज के लिए, कलेक्शन के लिए, ठीक है। अब अगर गौर से आप इस ट्रांजैक्शन को देखेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ अमाउंट मींस कैश डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया, फॉरवर्ड कलेक्शन। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जाएगी, अपनी कैश बुक को देखेगी। सबसे पहले हमारे पास यहां पर क्या होगा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से यहां पर क्या क्या हुआ, बिजनेस पर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे पास यहां पर क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हमारे पास सबसे पहली चीज, एक मिनट देखो यहां पर क्या हुआ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश था। क्या था, कैश था, या हमारे पास चेक था, ठीक है कि नहीं। चेक डिपॉजिट किया मींस वहां से तो रिसीव होगा। देखो चेक आप डिपॉजिट करेंगे या कैश डिपॉजिट करेंगे, आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, इंक्रीज कब होता है, जब आप रिसीव करते हैं। इसलिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जब उसने कैश डिपॉजिट किया, क्या किया, डिपॉजिट किया। कहां पर डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। वो कहां पर रिकॉर्ड करेगा, या पहले बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश डिपॉजिट किया, कहां पर डिपॉजिट किया, बैंक में डिपॉजिट किया। जब बैंक में डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया, इसका मतलब यह है कि उसके बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज होगा। अच्छा, जब ये इंक्रीज होगा तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो कहां पर रिकॉर्ड करेगा, यह है उसकी कैश बुक, यह है डेबिट साइड, यह है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से रिसीट होता है, तो वो बैंक कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेगा। कहां पर रिकॉर्ड करेगा, बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करेगा। लेकिन हमारे पास जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, देखो जो मैं अभी पॉइंट बताने जा रहा हूं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको साथ साथ में अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हमने कैश का जिक्र यहां पर नहीं करना है, सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन हमने यहां पर माइंड में रखना है। हमारे पास क्या है, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ मींस बिजनेस पर्सपेक्टिव से रिसीव हुआ, वो रिसीव लिखेगा। अब आप ये बताएंगे कैश कॉलम में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो रही है, बैंक कॉलम में लिखना है। तो वो हमारे पास क्या करेगा, वो बैंक कॉलम में उतना अमाउंट जो है रिसीव, जितना उसने डिपॉजिट किया, वो रिसीट साइड लिखेगा। इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो बैंक अकाउंट है, बैंक कॉलम का मतलब क्या है, बैंक अकाउंट, वो क्या हुआ, डेबिट। किससे डेबिट हुआ, हमने देखा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश डिपॉजिट किया। क्या किया, कैश डिपॉजिट किया। अब जो कैश डिपॉजिट किया वो कौन सा कैश था, वो था कैश इन हैंड। इसका मतलब यह है कि कैश इन हैंड जो हमारे पास है, कैश इन हैंड की वजह से कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ। समझ आ रही मेरी बात, कैश बैलेंस जब डिक्रीज हुआ, इसका मतलब यह है कि यह बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उस कैश बैलेंस जो डिक्रीज हुआ, मतलब हमने पे किया, किसको पे किया, इनटू द बैंक। इनटू द बैंक हमने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। हमने कैश इन हैंड से कहां की ओर ट्रांसफर किया, बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। इसका मतलब यह है कि हमने यहां पर देखो, यहां पर कैश कॉलम भी होता है, बैंक कॉलम भी, इसी तरीके से यहां पर कैश कॉलम होता है, बैंक कॉलम होता है। जो हमने डिपॉजिट किया बैंक में, वो बैंक अकाउंट में रिसीव हुआ, बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, हमने रिसीट साइड लिखा। मींस हमने रिसीट साइड लिखा, हमने डेबिट साइड लिखा, मींस बैंक अकाउंट डेबिट हुआ। कितने अमाउंट से, जितना हमने कैश डिपॉजिट किया, लेकिन कैश इन हैंड डिक्रीज हुआ, इसलिए हम वही अमाउंट कहां पर लिखेंगे, कैश कॉलम में, लेकिन यहां पर कहां पर लिखेंगे, पेमेंट साइड। इसका मतलब यह है कि हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ कि बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज हुआ, और कैश इन हैंड जो हमारे पास है, जिसको कैश हम सिंपल कहते हैं, कैश इन हैंड बैलेंस जो है वो डिक्रीज हुआ। जब बैंक बैलेंस हमारे पास इंक्रीज हुआ तो हमने वो बैंक बैलेंस कहां पर लिखा, डेबिट साइड, और कैश इन हैंड डिक्रीज हुआ, वही हमने क्रेडिट साइड लिखा। डेबिट साइड लिखा हमने, बैंक बैलेंस जो है वो हमने बैंक कॉलम में लिखा, और क्रेडिट साइड में हमने कैश इन हैंड जो बैलेंस डिक्रीज हुआ, हमने कैश कॉलम में लिखा। इसका मतलब यह है कि इस केस में, इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास बैंक अकाउंट जो है, जो कि पर्सनल अकाउंट है, इट इज अ रिसीवर, इससे डेबिट होगा। कितने अमाउंट से डेबिट होगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। आपको समझ आ रही है यहां तक? अगर आपको यहां तक समझ आ गई होगी तो इसके बाद हमारे पास ये इजी हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यही चीज हमारे पास एक बैंक किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा। देखो हमारे पास, अब हम कैश के बारे में जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में जिक्र करेंगे। हमारे पास ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है,
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश डिपॉजिट किया, ठीक है, कैश डिपॉजिट किया, डेबिट क्रेडिट, दिस इज बैंक कॉलम, मैं सिर्फ बैंक कॉलम लिखूंगा यहां पर, बैंक कॉलम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने जब कैश डिपॉजिट किया तो उसने कहां पर लिखा? बैंक कॉलम में, टू कैश अकाउंट। लिखा कि नहीं? क्योंकि उसके पर्सपेक्टिव से क्या हुआ? रिसीट हुआ इनटू इट्स बैंक अकाउंट। लेकिन हमारे पास जो बैंक ऑर्गेनाइजेशन है, जो बैंक हमारे पास है, वो क्या करेगा? वो लिखेगा इसी चीज को पासबुक में, ठीक है, इसी चीज को हमारे पास बैंक कहां पर लिखेगा? पासबुक में। जब वो पासबुक में लिखेगा बैंक के अकॉर्डिंग जब एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अमाउंट डिपॉजिट किया, क्या किया? डिपॉजिट किया, उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ, लेकिन बैंक के अकॉर्डिंग यही चीज जो है लाइबिलिटी इंक्रीज हुई। क्या हुई? ये एक लाइबिलिटी बनी। इसलिए वो वही चीज जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीट लिखी ना डेबिट साइड, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वही चीज कहां पर लिखेगा? क्रेडिट साइड में। समझ आ रही मेरी बात? वही चीज वो लिखेगा पासबुक में, कहां पर? क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट। समझ आ रही मेरी बात? यहां पर हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीट लिखा अपनी बैंक कॉलम में, अपने कैश बुक में, कहां पर? डेबिट साइड में। वही चीज बैंक जो है, बैंक के पर्सपेक्टिव से वही चीज वो लिखेगा एज अ रिसीट, लेकिन क्रेडिट साइड, ठीक है। इसका मतलब यह है कि अगर यहां पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना बैंक अकाउंट क्या किया? बैंक अकाउंट क्या किया? डेबिट। लेकिन हमारे पास बैंक जो है वो उसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो अकाउंट वहां पर बैंक में है, जिसको हम पासबुक कहेंगे, वो उस अकाउंट को करेगा क्रेडिट। इसीलिए जब हम कभी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं ना, या कोई हमारे पर्सपेक्टिव से हमारी अकाउंट में ट्रांसफर करता है, तो बैंक बताता है इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ, ठीक है कि नहीं? क्योंकि बैंक के पर्सपेक्टिव से वो एक लायबिलिटी है, ठीक है। ये होता है पर्सपेक्टिव कि किस तरीके से दो डिफरेंट पार्टीज जो है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करती है। तो यहां से हमें आइडिया क्या मिलता है? यहां से हमें आइडिया मिलता है कि अगर हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने डिपॉजिट किया, तो उसके अकॉर्डिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में क्या होना चाहिए? डेबिट बैलेंस। लेकिन वही चीज बैंक के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंस कुछ खास नहीं आएगा, कि मतलब यह है कि अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर कैश बुक में उसके बैंक अकाउंट में, मींस बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस आ रहा है, क्या आ रहा है? डेबिट बैलेंस आ रहा है। वही चीज बैंक जो पासबुक में लिखेगा वो क्रेडिट बैलेंस आएगा। फर्क तो कुछ नहीं है, इसके अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस आ जाएगा, इसके अकॉर्डिंग क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा। मींस अमाउंट बराबर होना चाहिए, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग वो डेबिट बैलेंस होगा, और बैंक के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। अब आप मुझे बताएंगे यहां पर जो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसके लिए फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो फेवरेबल बैलेंस होगा, फेवरेबल बैलेंस मीन पॉजिटिव बैलेंस जो उसके फेवर में होगा, वो कौन सा बैलेंस होना चाहिए? जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग उसकी कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट साइड ग्रेटर देन होगी क्रेडिट साइड। मींस कि जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बैंक कॉलम में या उसके बैंक अकाउंट में रिसीट साइड जो होनी चाहिए वो ज्यादा होनी चाहिए पेमेंट, ऑब्वियसली है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल बैलेंस कौन सा है? डेबिट बैलेंस। इसका मतलब यह है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर कैश बुक के बैंक कॉलम में डेबिट बैलेंस है, तो वो एक पॉजिटिव बैलेंस है, फेवरेबल बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है। किसके लिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर अपनी पासबुक में देखेगा, जो कि उसे बैंक प्रोवाइड करेगा, जिसको हम बैंक स्टेटमेंट कहते हैं, उस पासबुक में देखेगा, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए पासबुक के अकॉर्डिंग या बैंक के अकॉर्डिंग पासबुक में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल, देखो मैं दो पार्टीज यहां पर इन्वॉल्व कर रहा हूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंक। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पहला मैं फेवरेबल बैलेंस दोनों बुक के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। पहले मैंने बताया कैश बुक के अकॉर्डिंग, अब मैं बताऊंगा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही फेवरेबल बैलेंस, लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग। अब पासबुक में हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो फेवरेबल बैलेंस होगा, जो हमारे पास उसका फेवरेबल बैलेंस मीन पॉजिटिव बैलेंस होगा, वो क्या होना चाहिए? अब हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेवरेबल बैलेंस कब होगा? जब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीट जो होंगी वो ज्यादा होंगी पेमेंट से। लेकिन पासबुक के अकॉर्डिंग रिसीट क्या होती है? पासबुक के अकॉर्डिंग रिसीट्स क्या होती हैं? पासबुक के अकॉर्डिंग रिसीट होती है क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि पासबुक के अकॉर्डिंग जो क्रेडिट बैलेंस हमारे पास होगा या क्रेडिट साइड जो होगी वो ज्यादा होनी चाहिए डेबिट साइड से, पासबुक के अकॉर्डिंग। इसका मतलब यह है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फेवरेबल बैलेंस पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस।
होगा कि नहीं? इसका मतलब यह है कि हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक वो किसके इक्विवेलेंट होना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये तो एक ही बात है। यह है फेवरेबल बैलेंस किस चीज के लिए? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब अगर अनफेवरेबल बैलेंस हम देखेंगे, अगर हम अनफेवरेबल बैलेंस देखेंगे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, यह है हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनफेवरेबल मीन नेगेटिव बैलेंस। नेगेटिव बैलेंस कब होगा? नेगेटिव बैलेंस तब होगा जब पेमेंट ज्यादा होंगी रिसीट से। अच्छा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक क्या होगा? जब पेमेंट हमारे पास क्या होंगी? ज्यादा होंगी। मींस कि जब हमारे पास क्रेडिट साइड कैश बुक के अकॉर्डिंग माइंड में रखना, ये पर्सपेक्टिव माइंड में रखना, कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड जब ज्यादा होगी डेबिट साइड से, इसका मतलब यह है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अनफेवरेबल बैलेंस कहां पर? हम बैंक की बात कर रहे हैं, कैश इन हैंड नहीं बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं। बैंक में अनफेवरेबल बैलेंस कब होगा? जब कैश बुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड मीन पेमेंट साइड ज्यादा होगी डेबिट साइड से। इसका मतलब यह है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अनफेवरेबल बैलेंस कब होगा? जब हमारे पास उसके कैश बुक में बैंक कॉलम क्या होगा? बैंक कॉलम का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। आपको समझ आ रही मेरी बात? यही चीज अगर हम बैंक में हम देखेंगे कि बैंक के अकॉर्डिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अनफेवरेबल बैलेंस मींस नेगेटिव बैलेंस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अनफेवरेबल बैलेंस नेगेटिव बैलेंस, लेकिन किसके अकॉर्डिंग? पासबुक के अकॉर्डिंग। जब वो पासबुक में देखेगा वो क्या होगा? जब वहां पर क्या होंगी? जब हमारे पास पेमेंट होंगी ज्यादा किससे? रिसीट से। तो पासबुक के अकॉर्डिंग पेमेंट क्या होती है? पेमेंट किस साइड हम लिखते हैं? डेबिट साइड। इसका मतलब डेबिट साइड जब ज्यादा होगा किससे? क्रेडिट साइड से। इसका मतलब यह है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जब पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेबिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस हमारे पास। अब हम वापस आ जाएंगे। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक क्या है हमारे पास? एक नेगेटिव बैलेंस है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अनफेवरेबल। एंड डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, ये भी हमारे पास क्या है? नेगेटिव बैलेंस। इस चीज को हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट। अगर ये नेगेटिव बैलेंस है, ये हमारे पास अनफेवरेबल बैलेंस है, ये एक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक लायबिलिटी बनती है। यही चीज अब वाइस वर्सा में भी आप लिख सकते हैं कि फेवरेबल जो है बैंक के पर्सपेक्टिव से क्या हो सकता है। ठीक है, यहां से हमें आइडिया क्या मिला? यहां से हमें आइडिया यह मिला कि अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें, चाहे हम बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग डेबिट बैलेंस है, अगर डेबिट बैलेंस है तो बैंक के अकॉर्डिंग वो क्रेडिट बैलेंस होगा। लेकिन दोनों का मतलब क्या होगा? बिल्कुल सेम। अगर डेबिट बैलेंस है तो फेवरेबल है बैंक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अकॉर्डिंग टू कैश बुक। अगर क्रेडिट बैलेंस है एज पर पासबुक या एज पर द बैंक, वो भी हमारे पास फेवरेबल बैलेंस है। दोनों का मतलब तो सेम है। देखो, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, दोनों तो बराबर है, दोनों तो सेम है। इसका मतलब यह है कि दोनों अकाउंट में, चाहे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन किया है, चाहे बैंक ने अपनी पासबुक में मेंटेन किया है, दोनों का अमाउंट तो सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अमाउंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अमाउंट सेम होने का मतलब क्या है? वो बैलेंस होनी चाहिए। बैलेंस दोनों में सेम वही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिसएग्रीमेंट होता है दो बुक्स के अकॉर्डिंग। दो बुक्स का बैलेंस मैच नहीं करता है। क्या मैंने बताया? दो बुक कौन सी है? कैश बुक जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने मेंटेन की है, किस चीज के लिए? बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। और दूसरी बुक पासबुक किसने मेंटेन की है? बैंक ने। किस चीज के लिए? वही बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए। दोनों का बैलेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? सेम। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसी डिसएग्रीमेंट को खत्म करने के लिए, मींस इन दोनों बुक को बैलेंस करने के लिए, हमारे पास आ जाता है कंसेप्ट बैंकिंग या बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का कंसेप्ट आता है कि हमें एक स्टेटमेंट क्रिएट करनी पड़ती है। हमें उसमें मेंशन का क्या करना है? वो कॉजेस क्या कर सकती हैं, वो कॉजेस हमने इसमें लिखने हैं, या वो ट्रांजैक्शंस हमने लिखनी है जो कि कॉज बन जाती हैं किस चीज के लिए? डिसएग्रीमेंट के लिए। ठीक है, वो इस स्टेटमेंट में हम डिटेल में लिखते हैं। वो ट्रांजैक्शन जो इन दो बुक में, जो ये हमारे पास दो बुक्स हैं, हमारे पास कैश बुक और पासबुक, इन दो बुक को जो डिसएग्रीमेंट का रिजल्ट देती है,
या जो दो बुक हमारे पास है, जिन दो बुक में बैलेंस जो है वो बराबर नहीं आता है, अमाउंट बराबर नहीं आता है, इस चीज के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगा, और किस तरीके से आपको कौन सा ट्रांजैक्शन जो है उसका एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, या कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने से पहले, समझने से पहले, हम क्या पढ़ेंगे कि किस चीज की वजह से, किन किन ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आता है और क्या क्या कॉजेस होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो हमारे पास होती है, इसमें हम क्या लिखते हैं? इसमें हम वो सब ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिखेंगे जिन ट्रांजैक्शन की वजह से क्या हुआ, डिसएग्रीमेंट्स, मीन जिनकी वजह से दो बुक जो हमारे पास है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हैं, उन बैंकिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हमारे पास जब दो बुक्स में बैलेंस नहीं होती हैं, उनका बैलेंस जो है वो बराबर नहीं होता है, हम उस चीज के लिए बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। इसका मतलब क्या है कि बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करेंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें हम सारी कॉजेज लिखते हैं, जिन कॉजेज की वजह से डिसएग्रीमेंट हुआ है। अब हम देखेंगे वो कॉजेज क्या क्या होते हैं। अब हम यहां पर डिस्कस क्या करेंगे? वो सारी रीजन जिनकी वजह से बैलेंसेस में डिफरेंस आता है। किस किस के बैलेंस में? कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस जो हमारे पास आ जाएगा, और पासबुक के अकॉर्डिंग जो बैलेंस आ जाएगा, चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट बैलेंस है, वो दोनों कब इक्विवेलेंट होंगे, कब बराबर होंगे, वो हमने देखना है। और रीजन क्या है यहां पर डिसएग्रीमेंट होने की, मींस डिफरेंसेस क्यों आता है, वो हमने बताना है। इसमें दो किस्म के डिफरेंसेस, दो किस्म के रीजन होते हैं। एक होता है टाइम डिफरेंस। क्या होता है? टाइम डिफरेंस। दूसरा होता है जो एरर्स या ओमिशंस होते हैं, जो एरर होते हैं किनकी वजह से, आइदर बाय बैंक या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो हम बताएंगे कि एरर किस किस किस्म के आ सकते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हमारे पास जो है वो है टाइम डिफरेंस, कि टाइम डिफरेंस किस वजह से आता है। अब देखो, जब भी हमारे पास कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बैंकिंग ट्रांजैक्शन करती है, अब मसला यहां पर यह है कि जब हमारे पास एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास, वो हमारे पास है एक बैंकिंग ट्रांजैक्शन। जब भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन होती है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई ट्रांजैक्शन करता है, हमारे पास कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की और वो ट्रांजैक्शन जब कैश बुक में रिकॉर्ड की, तो एट द सेम टाइम जो हमारे पास है, उसी टाइम में या उसी टाइम पीरियड में हमारे पास जो है बैंक भी वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने क्या आपको बताया? हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसने बैंकिंग ट्रांजैक्शन की, सपोज कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जल्दी जल्दी अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, अभी जरूरी नहीं है कि बैंक जो है उसी टाइम पे वो रिकॉर्ड करेगा। इसी तरीके से वाइस वर्सा में अगर हम देखेंगे, कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन हुई, सपोज किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किए बैंक अकाउंट में, ठीक है कि नहीं, बैंक अकाउंट किसका? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, मींस पासबुक में उसने रिकॉर्ड किया। उसी टाइम पर हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपनी कैश बुक में तब रिकॉर्ड करेगा जब उसको बैंक एक स्टेटमेंट देगा, बैंक स्टेटमेंट देगा, उसके बाद उसको पता चलेगा किसी कस्टमर ने डिपॉजिट किया है। समझ आ रही मेरी बात? या हमारे पास बैंक ने अपने हिसाब से, किसी सर्विस के हिसाब से उसके अकाउंट में क्रेडिट किया है, बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया है, लेकिन अभी आपको हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है, देखो हम यहां पर ट्रांजैक्शन में बता रहा हूं, माइंड में रखना, बैंकिंग ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन, मींस कैश ट्रांजैक्शन वाया बैंक। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको हम कैश बुक में और बैंक पासबुक में एट अ टाइम, सेम टाइम पर नहीं लिखते हैं। हमेशा आ जाता है टाइम गैप। क्या आता है? टाइम गैप, जिसकी वजह से ये हमारे पास बैलेंस में डिसएग्रीमेंट क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। हमारे पास एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कैश डिपॉजिट किया। क्या किया? उसने कैश डिपॉजिट किया। अच्छा, जब उसने कैश डिपॉजिट किया, अच्छे तरीके से समझना, हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसने जब कैश डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया, किस चीज के लिए? कलेक्शन के लिए। जब उसने कैश डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया, वो क्या करेगा? वो जल्दी जल्दी एक काम करेगा, वो अपने बैंक कॉलम में, जो कि कैश बुक में है, कैश बुक का बैंक कॉलम जो है, जो कि डेबिट साइड है, वहां पर उतना अमाउंट लिखेगा। समझ आ रही मेरी बात? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कैश डिपॉजिट किया या चेक डिपॉजिट किया फॉर व्हाट? कलेक्शन। इसका मतलब यह है कि उसका बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा। वो किस साइड लिखेगा? वो लिखेगा बैंक कॉलम में, लेकिन किस साइड? डेबिट साइड। कहां पर? अपनी कैश बुक में। लिखा कि नहीं? अब हमारे पास जो है, जो बैंक बीइंग द अदर पार्टी, अब बैंक जो है इमीडिएटली ये रिकॉर्ड नहीं करेगा अपनी बुक में, मींस जो पासबुक है। अब यहां पर क्या होगा? जो हमारे पास बैंक है, वो रिकॉर्ड तब करेगा जब वो पैसा कलेक्ट करेगा। कब रिकॉर्ड करेगा? जब वो पैसा कलेक्ट करेगा। देखो, हमारे पास
बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक रिसीव किया, क्या रिसीव किया? चेक रिसीव किया, डिपॉजिट किया, उसने कहां पर लिखा? कैश बुक के बैंक कॉलम में, कहां पर? डेबिट साइड मीन रिसीट साइड। लेकिन बैंक जो है इसी चीज को तब रिकॉर्ड करेगा जब वो उतना अमाउंट कलेक्ट करेगा, तब जाके वो अपने क्रेडिट साइड लिखेगा। तब हमारे पास डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक और क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक बराबर होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक ना हमारे पास बैंक जो है वो पैसा कलेक्ट करेगा, जब तक ना वो चेक जो है वो कलेक्ट करेगा, उसका अमाउंट कलेक्ट करेगा, तब तक रिकॉर्ड नहीं होगा। ये हमारे पास वजह बन जाती है कि टाइम गैप की वजह से क्यों हमारे पास जो है, या हमारे पास टाइम गैप जो होता है, टाइम डिफरेंस जो होता है रिकॉर्ड करने का, ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है कि जो दो बुक्स में, जैसे पासबुक और कैश बुक में जो बैलेंस होता है वो मैच नहीं करता है। अब देखो, और हमारे पास जो एग्जांपल होती है टाइम डिफरेंस की हमारे पास वजह जो है, टाइम डिफरेंस की वजह से जो डिसएग्रीमेंट होता है बैलेंस के बीच में, किस किस टाइप की ट्रांजैक्शन जो होती है जिसमें हमारे पास टाइम डिफरेंस होता है, और वही वजह बनती है डिसएग्रीमेंट इन बैलेंस एज पर द कैश बुक एंड पासबुक। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है? अब हमारे पास क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वो ट्रांजैक्शन जो आपने कैश बुक में लिखी, मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैश बुक में अपीयर होंगी लेकिन पासबुक में अभी अपीयर नहीं होगी, इसका मतलब टाइम गैप है। देखो, हमारे पास इस किस्म की ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है? फॉर एग्जांपल, चेक इशूड। जब हम चेक इशू करते हैं, किस चीज के लिए करते हैं? पेमेंट के लिए। हमने चेक इशू किया, मैंने सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हूं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक इशू किया, किस चीज के लिए? पेमेंट के लिए। सपोज किसी हमारे पास जो क्रेडिटर था, उसको चेक इशू किया पेमेंट के लिए। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? उसको लिखेगी पेमेंट साइड, मींस क्रेडिट साइड लिखेगी, लिखा कि नहीं? लेकिन हमारे पास जो है बैंक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी पेमेंट साइड मीन डेबिट साइड तब लिखेगी जब हमारे पास वो उस बंदे ने वो चेक जो है बैंक में गया होगा, वहां पर प्रेजेंट किया होगा और वहां से पेमेंट हुई होगी। समझ आ रही मेरी बात? अगर अभी तक उसने, सपोज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक तो इशू किया, लेकिन जिसको इशू किया, पेई को, जिसको हम पेई कहते हैं, उसको इशू किया, ठीक है नहीं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने वो पेमेंट लिखी अपने रिकॉर्ड में, लेकिन अब दूसरा बंदा जो है जिसको दिया, जिसको इशू किया, उसने अभी वो प्रेजेंट नहीं किया, जिसको हम अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं या आउटस्टैंडिंग चेक कहते हैं, ठीक है? अनप्रेजेंटेड चेक और आउटस्टैंडिंग चेक का मतलब एक ही होता है। लेकिन क्या बैंक वो रिकॉर्ड करेगा? क्योंकि बैंक के पास अभी तो वो गया नहीं है, जिसकी वजह से हमारे पास बैलेंस डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि इसने तो पेमेंट लिखा है लेकिन बैंक ने अभी पेमेंट नहीं लिखा है। ये होता है एक एग्जांपल। किस चीज के लिए? वो ट्रांजैक्शन जो आपकी, देखो ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में अपीयर हुई, हां, क्या पासबुक में हुई? नहीं हुई। डिफरेंस क्यों आया? टाइम डिफरेंस की वजह से, टाइम गैप की वजह से। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल हमारे पास क्या है? चेक डिपॉजिटेड। आपने चेक डिपॉजिट किया, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने चेक डिपॉजिट किया, वो कहां पर लिखेगा? वो जल्दी जल्दी अपनी कैश बुक में रिसीट साइड मींस डेबिट साइड लिखेगा। अब हमारे पास बैंक बीइंग द अदर पार्टी, बैंक वही चीज अपने क्रेडिट साइड तब लिखेगा जब वो चेक का अमाउंट जो है कलेक्ट करेगा। अगर अनकलेक्टेड है, अभी वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि चेक डिपॉजिटेड जो है उसका अमाउंट जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने लिखा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी कैश बुक में लिखा, लेकिन बैंक ने अभी नहीं लिखा है। यहां पर भी आया हमारे पास जो डिफरेंस आया बैलेंस में, वो किसकी वजह से आया? टाइम की वजह से। समझ आ रही मेरी बात? ये होगी वो ट्रांजैक्शन। ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये वो ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में अपीयर होती है लेकिन पासबुक में नहीं अपीयर होती है। किस वजह से? टाइम डिफरेंस की वजह से, और इसी की वजह से डिसएग्रीमेंट आता है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी किस्म की ट्रांजैक्शंस होती हैं। दूसरी किस्म की ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है? जो टाइम डिफरेंस की वजह से गैप आता है, वो ट्रांजैक्शन जो आपको पासबुक में दिखने को मिलेगी लेकिन कैश बुक में नहीं होगी। देखो, माइंड लगाना है, अगर पासबुक में कौन सी ट्रांजैक्शन होगी? जो बैंक को पता होगी लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं है। अब पासबुक में हमारे पास सपोज बैंक ने एक काम किया, मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारी एग्जांपल है। बैंक ने क्या किया? कुछ अमाउंट इंटरेस्ट मींस डिपॉजिट किया था, इंटरेस्ट जो है उसने क्रेडिट किया। किसने क्रेडिट किया? बैंक ने अमाउंट, कुछ इंटरेस्ट जो था, जो इंटरेस्ट बना था बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, वो क्रेडिट किया। क्रेडिट मींस रिसीट किया अकॉर्डिंग टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो क्रेडिट होता है बैंक के पर्सपेक्टिव से, पासबुक में वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिसीट होता है। समझ आ रही मेरी बात? उसने क्रेडिट किया। अब पासबुक में हमारे पास क्रेडिट तो हुआ, लेकिन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अभी थोड़ी पता है, इसलिए हमारे पास क्या होगा? यहां पर भी डिफरेंस आ जाएगा। किसकी वजह से? टाइम डिफरेंस। या इसी से दूसरी एग्जांपल हमारे पास है डायरेक्ट कलेक्शन। डायरेक्ट डिपॉजिट किया है किसी ने, कस्टमर ने, किसके अकाउंट में? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट में। तो बैंक ने वो लिखा है क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ बैंक में, बैंक ने रिकॉर्ड किया है पासबुक में क्रेडिट साइड पे, लेकिन कैश बुक ने अभी नहीं लिखा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसी तरीके से हमारे पास बैंक चार्जेस होते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक हमारे पास होता है, या अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिट किया बैंक कॉलम में। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जिनकी वजह से हमारे पास टाइम डिफरेंस, जो हमारे पास ये डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है? टाइम गैप की वजह से, कि ट्रांजैक्शन जो है एट द सेम टाइम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बैंक जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन सेम टाइम पर नहीं रिकॉर्ड करता है।
दूसरा हमारे पास जो है, दूसरा हमारे पास होता है एरर्स की वजह से, एरर्स या ओमिशन की वजह से। ये दोनों की वजह से हो सकता है, या तो हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी हो सकता है, बैंक की वजह से भी हो सकता है। मतलब एरर और ओमिशन का मतलब क्या है कि मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने रॉन्ग टोटल किया है अपनी कैश बुक का, या रॉन्ग साइड लिखा है, ठीक है, इसकी वजह से भी डिसएग्रीमेंट आता है। अब हमारे पास जो है बैंक स्टेटमेंट जो है वो हमने कैसे बनानी है, उसमें क्या लिखना है, किस तरीके से हमने प्रिपेयर करनी है। अब देखो हमारे पास बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट जो है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमने कैसे प्रिपेयर करनी है। अब आपको एग्जाम में फॉर्मेट तो पूछा नहीं जाएगा कि फॉर्मेट आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। हमने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में सबसे पहले क्या लिखना है, हमने उसमें लिखने हैं कॉजेज। कौन से कॉजेज जिसकी वजह से डिफरेंस आ रहा है बैलेंस में, मींस हमने लिखनी है वो ट्रांजैक्शंस। क्या लिखनी है, ट्रांजैक्शंस। जब आपको बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करनी होगी, अच्छा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करेगा, कस्टमर। कस्टमर ऑफ बैंक मींस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बैंक नहीं प्रिपेयर करता है, बैंक के पास ना काम नहीं होता है, ये किसको प्रिपेयर करना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास दो सिचुएशन आ सकती है कि उसको क्या दिया होगा, बैलेंस एज पर कैश बुक, या उसको ये स्टेटमेंट, ये सिचुएशन हो सकती है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया होगा, चाहे वो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, दिया होगा। या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास क्या होगा, बैलेंस एज पर पासबुक। दो सिचुएशन हो सकती है। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है या बैलेंस एज पर पासबुक दिया है, कोई भी एक इस्तेमाल करके वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार कर सकता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तब वो तैयार करेगा जब उसको बैंक से बैंक स्टेटमेंट मिलेगा, मींस पासबुक मिलेगी, ठीक है कि नहीं। वो पर्टिकुलर टाइम मींस जनवरी मंथ के बाद उसको मिलती है बैंक स्टेटमेंट, उसके बेसिस पर वो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाता है। अब दो सिचुएशंस हमारे पास हैं। दो सिचुएशन में सबसे पहली सिचुएशन, अगर आपके पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक नहीं कहेंगे, कंसेप्ट है, ये अगर आपको समझ आ गया, आप कोई भी ट्रांजैक्शन इसके रिलेटेड आपने जो लिखनी होगी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में, क्या वो ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है। देखो डिफरेंस आ रहा है ना, बैलेंस में डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब उतना अमाउंट या तो किसी एक पर्टिकुलर या पासबुक में ऐड करना है, या कैश बुक में ऐड करना है, या तो सबट्रैक्ट करना है, या तो कुछ ना कुछ तो करना है ना बैलेंस करने के लिए। अब हमारे पास पहला ऑप्शन क्या है, हमारे पास पहली सिचुएशन क्या है, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। क्या है, अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके पास बैलेंस दिया है तो कैश बुक को आपको मानना है कि यह गलत है। क्या मानना है आपको, माइंड में क्या करना है, इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन, आपको बैलेंस, अब दोनों बुक को करना है ना, दोनों के बुक के बैलेंस को बैलेंस्ड करना है। अगर कैश बुक के अकॉर्डिंग आपके पास बैलेंस दिया है, मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूं, अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया है या बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, आपको कैश बुक को गलत मानना है, और टारगेट आपके पास क्या होगा, टारगेट बुक आपको क्या मानना है, पासबुक। मींस पासबुक को आपको ठीक मानना है, मतलब जो भी पासबुक में ट्रांजैक्शन है आपको मानना है ये सब ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आपको कैश बुक ठीक करनी है। नहीं समझ आया, देखो हमारे पास अगर बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास बैलेंस दिया है एज पर कैश बुक, चाहे वो डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है, वट एवर जो भी बैलेंस है, ठीक है नहीं, एज पर कैश बुक दिया है, तो आपको कैश बुक को अब ठीक नहीं मानना, आपको मानना है कैश बुक गलत है। क्या है, गलत है। ठीक किसको मानना है, ठीक मानना है पासबुक में। अब जो पासबुक के अकॉर्डिंग जो जो ट्रांजैक्शन होंगी उसी के अकॉर्डिंग आपको कैश बुक में फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको सबसे पहली चीज क्या लिखनी है, आपको दिया क्या है, बैलेंस एज पर कैश बुक। आपने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या लिखना है, बैलेंस एज पर कैश बुक, ठीक है। अब आपको कैश बुक को सुधारना है, कैश बुक को ठीक करना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग दिया है ना बैलेंस। दूसरा आपको ठीक मानना है कि पासबुक ठीक है। क्या है, पासबुक ठीक है। अब बैलेंस एज पर कैश बुक दिया है, अब आपको ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन लिखनी है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक से सपोज 1000। आपने कैश डिपॉजिट, एक ट्रांजैक्शन है जिसका नाम क्या है, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक अबाउट 1000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये कैश डिपॉजिट जब आपने बैंक में लिखा, वो आपने कैश बुक में लिखा होगा, आपने डिपॉजिट किया कैश बुक में, आपने लिखा होगा। क्या पासबुक में लिखा होगा, नहीं लिखा होगा। समझ आ रही मेरी बात, आपने कैश डिपॉजिट किया। अगर आपको एक एग्जांपल समझ आ जाएगी ना, आप सब आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, किस बुक को अफेक्ट करता है, ये किस में अपीयर होता है, अभी मैंने आपको बताया, कैश बुक में अपीयर होगा, पासबुक में अपीयर होगा, नहीं होगा। ये तब तक अपीयर नहीं होगा जब तक ना बैंक जो है इसको कलेक्ट करेगा फिर रिकॉर्ड करेगा, इसका मतलब पासबुक में ये नहीं है। अगर ये पासबुक में नहीं है तो पासबुक को हमने माना है ठीक, इसलिए हमने इसको माइनस करना है, इसको डिडक्ट करना है। क्या करना है, क्योंकि पक्का कैश बुक हमने गलत माना है, क्योंकि कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया है, कैश बुक के अकॉर्डिंग बैलेंस दिया है, पासबुक को हमने ठीक मानना है, पासबुक में ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं की गई है, इसका मतलब ये कैश बुक ने हमने कम करना है, क्योंकि सुधारना हमने कौन है, कैश बुक। पासबुक तो ठीक है, समझ आ रही मेरी बात, हमने कैश डिपॉजिट किया, हमने लिखा है कैश बुक में, लेकिन पासबुक में तो है ही नहीं, पासबुक में इतना कम है, इसका मतलब यह है कि हमने कैश बुक में इतना अमाउंट कम करना है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है।
इसी तरीके से हमारे पास मैं एक और एग्जांपल आपको दे दूंगा, आपको। लेकिन सिचुएशन कौन सी है? सिचुएशन हमने ली है इफ बैलेंस एज पर कैश बुक इज गिवन। अगर बैलेंस एज पर कैश बुक गिवन है तो कैश बुक गलत है, पासबुक जो दूसरी बुक बची है ना वो ठीक है, मींस पासबुक के अकॉर्डिंग हमने इसको ठीक करना है, कैश बुक। दूसरी एग्जांपल, फॉर एग्जांपल चेक इशूड टू क्रेडिटर। आपने क्रेडिटर को चेक इशू किया। अच्छा, जब चेक इशू किया वो आपने कैश बुक में लिखा? बिल्कुल आपने कैश बुक में लिखा। पासबुक में अभी लिखा है? नहीं लिखा, क्योंकि जब तक ना प्रेजेंट होगा। पासबुक में नहीं है ना, ये पासबुक में नहीं है। अगर ये पासबुक में नहीं है और हमें पता है पासबुक ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इतना अमाउंट हमने डिडक्ट करना है किसमें? कैश बुक में, सब्ट्रैक्ट करना है। समझ आ रही है? इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल हो सकती है। तो आपको इस तरीके से, आपको इसमें जब मैं एमसीक्यूज लाऊंगा आपको समझ आ जाएगा किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दूसरी सिचुएशन हमारे पास क्या है? दूसरी सिचुएशन हमारे पास है इफ बैलेंस एज पर पासबुक इज गिवन। पासबुक इज गिवन। अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो पासबुक ठीक है? नहीं, ये गलत है। जो भी बैलेंस दिया है, देखो ये चीज आपको समझ आ गया ना, बैंक रिकॉन्सिलिएशन में कुछ भी नहीं है। अगर बैलेंस एज पर पासबुक दिया है तो इसका मतलब हमने क्या मानना है? कैश बुक ठीक है। कैश बुक के अकॉर्डिंग जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसी के अकॉर्डिंग हम पासबुक में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट।